फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 8वां और चैप्टर का नाम है जल संसाधन। तो फ्रेंड्स, जल संसाधन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में शामिल करने का मैंने प्रयास किया है। इसके साथ ही ये केवल जो है वीडियो है वो सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, अदरवाइज इस वीडियो को आप यहीं पर रोक सकते हैं। ये केवल जो वीडियो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जल संसाधन की। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आता है कि पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग पर जल व लगभग 29% भाग पर स्थल भाग है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के लगभग 71% भाग यानी कि 71% भाग पर क्या है, जल भाग है। ठीक है, और लगभग जो 29% हिस्सा बच गया वो है थल भाग। यानी कि हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पर पानी भरा हुआ है और 29% भाग ऐसा है जो स्थल भाग है, जिसको थल भाग या फिर जमीन वाला हिस्सा कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा। पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग पे क्या है, जल, और 29% भाग पे क्या है, स्थल भाग पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि 71% जल का भी 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में तथा शेष 3% जल का उपयोग मानव उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कहने मतलब ये फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग के जो जल है, अभी हमने शुरू में देखा कि हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग ऐसा है जिस पर मुख्य रूप से पानी है। ठीक है, और 29% भाग ऐसा है जिस पर स्थल भाग पाया जाता है। यानी 71% भाग पे पानी पाया जाता है, 29% भाग पे स्थल भाग पाया जाता है। अब आगे कह रहा है कि 71% जो जल है, इस 71% जल का भी 97% किसके रूप में, महासागरों में जमा है। यानी कि अब जो 71% भाग था, इस 71% जल को अब मान लिया कितना प्रतिशत, 100%। ठीक है, यानी हमारे पृथ्वी के 71% भाग में जो जल था उस जल को अब मान लिया कितना, 100%। इस 100% में से लगभग जो 97% है वो 97% जल महासागरों में है। और महासागरों में जो जल पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है। यानी कि 71% जल का भी 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में, और लगभग बच गया कितना, 3%। इस 3% जल का ही मानव उपयोग किया जाता है। यानी कि मानव के उपयोगी जो जल है वो है मात्र कितना, 3%। 97% जो जल है वो महासागरों में है, किसके रूप में, खारे पानी के रूप में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जो 3% जल है। अभी हमने पढ़ा कि जो 3% जल है वो 3% जो जल है वो मानव उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि जो 3% जल है, इस 3% जल को अब कितना मान लिया, 100%। ठीक है, इस 3% जल का भी गुणनतर प्रतिशत जो जल है वो किसके रूप में है, हिम के रूप में। यानी इस 3% को 100% मान लिया। अब इसका अगर देखा जाए तो 3% जल का भी लगभग जो गुणनतर प्रतिशत हिस्सा है वो 69% हिस्सा किसके रूप में है, हिम के रूप में। हिम का मतलब होता है बर्फ के रूप में मौजूद है। 30% जो जल है वो कैसा है, भूमिगत जल के रूप में, और इसका 30% जो जल हो गया वो किसके रूप में है, भूमिगत जल के रूप में। ठीक है, तथा सिर्फ 1% जो जल है वो मानव उपयोग है। ठीक है, और 1% जो जल है इसका मानव के लिए उपयोग किया जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आने समझ गए होंगे। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे स्थल भाग पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 71% जो जल है, उस 71% जल का 97% जो जल है वो किस में है, महासागरों में है, जो खारे पानी के रूप में है। मानव उपयोगी जो जल बचा वो कितना बचा, मात्र 3%। ठीक है, अब इस 3% जल का भी गुणनतर % जो जल है वो किसके रूप में है, हिम के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में है। और 30% जो जल है उसका भूमिगत जल के रूप में उपयोग किया जाता है, तथा 1% पानी जो है वो मानव उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ तक सबकी डिटेल समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। आगे बात करते हैं आगे है बेटा जल प्रबंधन, यानी कि जल प्रबंधन किससे कहते हैं। तो देखिए, जल प्रबंधन का मतलब होता है जल के वितरण, विकास व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए
की गई सभी तकनीकी योजनाएं जिसमें शामिल की जाती है उसे ही जल प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। यानी जल प्रबंधन का मतलब होता है जल के वितरण, वितरण का मतलब होता है फैलाव, कि जल का फैलाव किस तरह से है। तो जल के वितरण, विकास व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीकी योजनाएं जिसमें शामिल की जाती है उसे ही जल प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जल का वितरण, जल के विकास और सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीकी योजनाएं जिसमें शामिल की जाती है उसे ही जल प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पॉइंट बन रहा है जल प्रबंधन के कौन कौन से लाभ होंगे। यानी कि जल प्रबंधन अगर किया जाएगा, यानी जल का उचित मात्रा में बचाव किया जाएगा तो इसके कौन कौन से लाभ होंगे। तो जल का उचित मात्रा में प्रबंधन करने का पहला लाभ ये होगा कि जो वर्षा जल है, जो व्यर्थ बह रहा है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है। यानी जल प्रबंधन का मतलब ये होता है कि जल का बचाव करना। तो जल का बचाव करना क्या कहलाता है? जल प्रबंधन। ठीक है, अब जल प्रबंधन करने से कौन कौन से लाभ होंगे। तो देखिए पहला लाभ तो ये होगा कि जो वर्षा जल है, यानी बरसात का जो पानी है जो व्यर्थ बह रहा है, उसका क्या किया जा सकता है? सदुपयोग किया जा सकता है। पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती जल की मांग को पूरा करना। यानी लगातार मात्रा में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लगातार मात्रा में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसकी जल की जो मांग है उसको क्या किया जा सकता है? पूरा किया जा सकता है। कैसे? जल प्रबंधन करके। तीसरा प्रमुख लाभ होगा मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता। मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता का मतलब होता है कि कभी वर्षा समय पर होती है, कभी वर्षा समय पर नहीं होती है, तो वो होती है मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता। तो मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण सूखे और अकाल से क्या मिलती है? मदद मिल सकती है। कब? जब हम जल का उचित मात्रा में प्रबंधन करें। तो ये पॉइंट था बेटा जल प्रबंधन के लाभ। तो जल प्रबंधन का पहला लाभ है वर्षा जल जो व्यर्थ बह रहा है उसका सदुपयोग किया जा सकता है, पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ, बढ़ती जनसंख्या की जल की मांग को पूरा करना। तीसरा लाभ है मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे और अकाल से क्या मिलना? मदद मिलना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक अपनाए जाने के कारण। यानी राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक, देखिए जल संरक्षण का मतलब होता है जल का उचित मात्रा में बचाव करना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक क्यों अपनाई गई, इसके कोई भी आपको 4 कारण बताने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक अपनाए जाने के कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए पहला प्रमुख कारण है राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय होना। यानी राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है? मरुस्थलीय है, और मरुस्थलीय होने की वजह से भी राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीक अपनाई गई। दूसरा प्रमुख कारण है वर्षा की कमी होना। यानी राजस्थान में जो वर्षा है, वर्षा कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक अपनाई गई। तीसरा प्रमुख कारण है अकाल व सूखे की संभावना बनी रहना। यानी यहाँ पर अकाल प्लस सूखा, तो अकाल और सूखा इन दोनों की संभावना राजस्थान में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा की पर्याप्त मात्रा में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और नेक्स्ट प्रमुख कारण है जल संरक्षण तकनीक अपनाए जाने का, वो है पेयजल व सिंचाई हेतु जल की कमी होना। यानी पीने के लिए और फसलों में सिंचाई के लिए जल की पर्याप्त मात्रा में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो पेयजल व सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की कमी पाई जाना, ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को अपनाया गया। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन है राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक क्यों अपनाया गया, कोई भी 4 कारण बताइए। तो पहला प्रमुख कारण है राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय होना। दूसरा, वर्षा की कमी होना। तीसरा, अकाल व सूखे की संभावना बनी रहना। चौथा, पेयजल व सिंचाई हेतु जल की कमी रहना। तो इन सब कारणों की वजह से राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक अपनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटे बात बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब देखिए नाम से पता पड़ रहा है बहुउद्देशीय। तो देखिए बहुउद्देशीय का मतलब होता है वह योजनाएं जो अनेक उद्देश्यों के लिए चलाई जाती है, अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चलाई जाती है। ठीक है, तो वह योजनाएं जो अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चलाई जाती है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। अब बात हो रही है बेटा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मतलब होता है कि वह योजनाएं जो अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चलाई जाती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जानी जाती है। अब बात हो रही है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को
अपनाने से कौन से लाभ होंगे, या फिर कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से कौन कौन से लाभ होंगे। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के तहत यहाँ पर बनाया गया कोई भी एक बांध। ठीक है, अब यहाँ पे ये बांध बनाया गया है, इस बांध में वर्षा का पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका जल। अब इस जल का उपयोग मानव अनेक कार्यों के लिए कर सकता है, यानी अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर सकता है। जैसे इस जल का मानव सिंचाई कर सकता है, पीने का पानी प्राप्त कर सकता है यानी पेयजल प्राप्त कर सकता है, इसके साथ इस जल से ऊर्जा की प्राप्ति कर सकता है, इसके साथ ही इस जल का मनोरंजन कार्यों के लिए इसका उपयोग कर सकता है, यानी कि नावें वगैरह चलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए भी इस जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, इस जल से अनेक प्रकार की नहरें निकालकर सिंचाई वगैरह भी की जा सकती है, इसके साथ ही मछली पालन भी किया जा सकता है। यानी कि योजना एक चलाई गई, ठीक है, और इसके उद्देश्य बहुत सारे हो गए, यानी अनेक कार्यों के लिए इसे उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ कौन कौन से हो गए, तो पहला प्रमुख लाभ तो ये हो गया कि सिंचाई सुविधा मिलना, मछली पालन करना, पेयजल सुविधा मिलना, इसके साथ ही विद्युत सुविधा मिलना, और सबसे मेन मिट्टी अपरदन पर रोक लगना, क्योंकि अगर ये बांध नहीं होता तो पानी बह करके आगे जाता, और आगे जाता तो मिट्टी का क्या होता, कटाव होता। ठीक है, मिट्टी अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना, क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन पर रोक लगना, तो ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, लाभ होंगे, किसके, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, तो परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। सबसे पहले देखेंगे भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना को शुरू किया गया 1948 में। तो भाखड़ा नांगल परियोजना को शुरू किया गया 1948 में, और ये परियोजना पूर्ण कब हुई, तो ये हुई 1963 में। तो ध्यान रखिएगा बेटा, भाखड़ा नांगल परियोजना को जो प्रारंभ किया गया वो किया गया 1948 में, और पूर्ण हुई कब, 1963 में ये पूर्ण हुई। इसके साथ ही ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। तो भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। उसके बाद में बात करेंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना को कौन सी नदी पे चलाया जा रहा है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना को चलाया जा रहा है कौन सी नदी पर, सतलज नदी पे चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो भाखड़ा नांगल परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। अब बात करेंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी इस परियोजना को क्यों शुरू किया गया। ठीक है, तो इस परियोजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था सतलज नदी और दूसरी कौन सी, यमुना। तो सतलज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती का जो भाग है, उन मध्यवर्ती भागों में सिंचाई सुविधा, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति करना ही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। दोबारा से रिपीट करता हूं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सतलज और यमुना जो नदियां हैं, उन सतलज और यमुना नदियों के जो मध्यवर्ती भाग है, उन मध्यवर्ती भागों में सिंचाई सुविधा, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति करना ही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए इस परियोजना के तहत कुल 2 बांध बनाए गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत कुल कितने बांध बनाए गए, तो वो बांध बनाए गए कितने, 2 बांध। पहले बांध का नाम है भाखड़ा बांध। तो पहला बांध कौन सा हो गया, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध की अगर लंबाई की बात करें, भाई भाखड़ा बांध कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, तो भाखड़ा बांध की लंबाई है 518.16 मीटर। तो 518.16 मीटर इस बांध की टोटल क्या है, लंबाई है। और इस बांध की अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 167.64 मीटर। तो इस बांध की लंबाई 518.16 मीटर और ऊंचाई है 167.64 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके साथ ही एक विशेष बात और याद रखिएगा कि यह जो बांध है, यानी कि जो भाखड़ा बांध है, वो भाखड़ा बांध सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में से एक है। कौन सा, भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा बांध सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में से एक है। कौन सा, भाखड़ा बांध। अब बात करते हैं दूसरे बांध की, और दूसरे बांध का नाम है नांगल बांध। कौन सा, नांगल बांध। तो देखिए ये जो नांगल बांध है, यह नांगल बांध भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया। जैसे मान लो यहाँ पर ये बांध बना दिया जिसका नाम है भाखड़ा बांध। इस भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया। तो ये बांध हो गया कौन सा, ये हो गया नांगल, और ये कौन सा है, भाखड़ा।
तो इस भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर से नीचे बनाया गया है। क्यों बनाया गया? तो इसका मुख्य कारण था बनाने का कि भाखड़ा बांध से जो एक्स्ट्रा जल है, यानी कि जो अतिरिक्त जल है, उस अतिरिक्त जल को इसमें इकट्ठा किया जा सके, इसीलिए इस बांध का निर्माण किया गया। कौन से का? नांगल बांध का। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी भाई नांगल बांध का निर्माण कब किया गया, कहाँ पे किया गया। तो नांगल बांध का जो निर्माण है वो भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया है नांगल नामक स्थान पर। तो भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर नांगल बांध बनाया गया, ठीक है, जो भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को इसमें इकट्ठा करता है। इसके साथ ही इन बांधों से कुछ न कुछ इस परियोजना से नहरें भी निकाली गई है यानी कि अब आगे बात करते हैं कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, उस भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत कुछ नहरें भी निकाली गई। और कौन कौन सी नहरें निकाली गई? तो भाखड़ा नहर, नांगल नहर और सरहिंद नहर निकाली गई। और इसके साथ ही विद्युत ग्रह भी स्थापित किए गए इस परियोजना के तहत, वो किए गए कोटला में और गंगवाल में। तो कोटला और गंगवाल में विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई। तो मेरे हिसाब से भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर भी एक बार दोबारा से जल्दी प्रूफ रीडिंग मार देता हूँ। तो भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किया गया 1948 में, पूर्ण हुई 1963 में। भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना है। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। किस किस की संयुक्त परियोजना? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था सतलज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, पेयजल और विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना। इसके साथ ही इस परियोजना के तहत कुल कितने बांध बनाए गए? 2 बांध बनाए गए। पहला बांध भाखड़ा बांध, दूसरा नांगल बांध। भाखड़ा बांध की लंबाई 518.16 मीटर, ऊंचाई 167.64 मीटर और यह बांध विश्व में सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित सीधे खड़े बांधों में से एक है। इसके साथ ही दूसरा बांध हो गया नांगल बांध। नांगल बांध भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया, जो भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को इसमें इकट्ठा करता है। इसके साथ ही इस परियोजना से कुछ नहरें भी निकाली गई, जिसका नाम है भाखड़ा नहर, नांगल नहर और सरहिंद नहर। और विद्युत ग्रह स्थापित किए गए कोटला और गंगवाल में। एक बात और याद रखिएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर और भारत की प्रगति का प्रतीक कहा जाता है। ध्यान दीजिए बेटा, भाखड़ा बांध को क्या कहा जाता है? तो भाखड़ा बांध को कहा जाता है पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर प्लस भारत की प्रगति का प्रतीक कहा जाता है। कौन से बांध को? तो वो कहा जाता है भाखड़ा बांध को। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बात किसने बताई थी? तो ये बताई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो देश के प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर और भारत की प्रगति का प्रतीक कहा। कौन से बांध को? तो वो कहा भाखड़ा बांध को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। तो परियोजना का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। देखिए दामोदर घाटी परियोजना, तो यह परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली और महत्वपूर्ण परियोजना है। यानी कि देश को आज़ादी मिली 1947 में और ये परियोजना स्टार्ट की गई 1948 में। तो स्वतंत्र भारत की पहली और महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है। इसके साथ इसका निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण किया गया 1948 में, यानी 1948 में इस परियोजना का निर्माण किया गया। ये परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक है पश्चिम बंगाल की और दूसरी झारखंड की। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड इन दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। अब बात करते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो कौन सी नदी पे निर्मित है? तो देखिए दामोदर घाटी परियोजना मुख्य रूप से दामोदर नदी पर स्थित है, ठीक है। यानी कि दामोदर घाटी परियोजना को दामोदर नदी पे चलाया गया, ठीक है। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। यानी कि दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। और शोक का मतलब क्या होता है? दुख होता है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? अगर देखा जाए तो जो नदियां हैं वो नदियां खुशहाली का प्रतीक होती है, जबकि इसे दुख कहने का कारण क्या है? तो क्वेश्चन यही बन रहा है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक यानी पश्चिम बंगाल का दुख क्यों कहा जाता है? तो देखिए पहला प्रमुख कारण है नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन कर लेना। यानी कि जो दामोदर नदी है वो दामोदर नदी अपना मार्ग क्या कर लेती है? परिवर्तन कर लेती है। यानी नदियां अगर फिक्स दिशा में अगर बह रही है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नदी अगर अपना मार्ग परिवर्तन कर ले तो इस क्षेत्रों में जो भी आबादी बसी हुई है उनमें क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। और बाढ़ आने से अनेक लोगों की मृत्यु होगी, इसलिए दुख आ जाएगा। तो पहला प्रमुख कारण है नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन कर लेना। अब मार्ग परिवर्तन करेगी तो क्या आएगी?
सीधी सी बात है, बाढ़ आएगी। तो पहला प्रमुख कारण हो गया नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन कर लेना, दूसरा प्रमुख कारण है नदी द्वारा बाढ़ लाना, और तीसरा प्रमुख कारण है नदी द्वारा मिट्टी अपरदन का कार्य करना। और मिट्टी अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना। तो मिट्टी का कटाव होना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। तो अगर नदी बहेगी मतलब पानी बहेगा तो मिट्टी का क्या होगा? कटाव होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारण हैं। पहला प्रमुख कारण है नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन कर लेना, दूसरा नदी द्वारा बाढ़ लाना, और तीसरा प्रमुख कारण है नदी द्वारा मृदा अपरदन करना। ठीक है, इसीलिए भारत सरकार ने इस दुख को मिटाने के लिए अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना, देखिए उस समय अमेरिका में एक परियोजना चल रही थी जिसका नाम था टेनेसी घाटी परियोजना या टेनेसी नदी परियोजना। तो भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के अनुसार भारत में भी दामोदर घाटी निगम की क्या कर दी? स्थापना कर दी। यानी कि अमेरिका की जो टेनेसी नदी परियोजना है उसके अनुसार ही भारत में भी कौन सी परियोजना? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना कर दी। ठीक है, अब इस परियोजना को चलाने का, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए पहला प्रमुख उद्देश्य था पश्चिमी बंगाल और झारखंड के, यानी पश्चिमी बंगाल और जो झारखंड राज्य हैं उनके नदी घाटी क्षेत्रों का विकास कर स्थानीय जो लोग हैं उन स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना ही इस परियोजना का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के नदी घाटी क्षेत्रों का विकास कर स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना ही इस परियोजना का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। और इसीलिए इस परियोजना में कुछ ना कुछ बनाए गए बांध। ठीक है, कौन कौन से बांध बनाए गए? तो बाराकर नदी पे तो बनाए गए कौन सा बांध? मेथान बांध, बाल पहाड़ी और तलैया बांध। इसके साथ ही बोकारो नदी पे बनाया गया बोकारो बांध, और दामोदर नदी पे बनाया गया अधर बांध। तो इतने सारे बांध बनाए गए। ठीक है, तो जितने भी बांध हैं उन सभी बांधों के बारे में आपको डिटेल्स याद होनी चाहिए। छोटे क्वेश्चनों में पूछ लेगा कि बाराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो बाराकर नदी पर बनाया गया है मेथान बांध, बाल पहाड़ी में तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, और दामोदर नदी पर अधर बांध बनाया गया। इसके साथ ही कुछ विद्युत ग्रहों की भी स्थापना की गई, और इस परियोजना के तहत विद्युत ग्रह स्थापित किए गए कुल 3। तो 3 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। कौन कौन से? बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर। तो बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर विद्युत ग्रह स्थापित किए गए, और 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली स्थापित की गई। कौन सी परियोजना में? दामोदर घाटी परियोजना में। तो मेरे हिसाब से दामोदर घाटी परियोजना में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।